नमस्कार। मैं हूं पुष्कर चौहान और आप देख रहे हैं बड़ी खबर। बड़ी खबर में बात आज एक शख्सियत से करेंगे, डॉक्टर रोहिणी घावरी, जिनका जीवन पीएचडी स्कॉलर हैं, जन पावर फाउंडेशन की फाउंडर हैं, स्विट्जरलैंड में बड़े पैकेज पे काम करती हैं और जिस समाज से उठ के वो वहाँ तक पहुँची हैं वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इंदौर की रहने वाली हैं और बीमा अस्पताल में उनकी माँ सफाई कर्मचारी। समाज के लिए काम करेंगी ऐसा उन्होंने ठाना था और इसी कड़ी में वो जो बहुजन समाज के लिए काम कर रहे कई सार्वजनिक में जीवन में कई नेताओं के संपर्क में भी रही हैं, उनके साथ कहती हैं समाज को आगे बढ़ाना है। इसी में एक नाम आया कि जो इस समय मौजूदा सांसद है नगीना से, चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी से। क्या हुआ कि रोहिणी घावरी इतना नाराज है और 4 जून से जो सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा चर्चित बात है वो डॉक्टर रोहिणी घावरी की है। एक एक करके उन्होंने बड़े आरोप लगाए हैं। आज मैं उनसे खुद वो जुड़ेंगी टीवी 9 पे अभी और उनसे बात करेंगे कि क्या उनके आरोप हैं और उस पर क्या क्या पलटवार हैं, क्योंकि कोशिश मैंने की थी कि चंद्रशेखर से भी बात हो सके तो उन्होंने नहीं बोला है। भीम आर्मी के कुछ लोगों ने बोला है। पहले ये रिपोर्ट देखिए क्या आरोप लगाए हैं, फिर सीधे बात करेंगे डॉक्टर रोहिणी घावरी से। दिनों सोशल मीडिया पर वायरल होते कुछ पोस्ट ने यूपी की राजनीति में नया बवाल खड़ा कर दिया और इन पोस्ट में जिस नेता का जिक्र है वो है आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और नगीना सांसद चंद्रशेखर। नगीना सांसद चंद्रशेखर पर डॉक्टर रोहिणी घावरी नाम की महिला ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। वो सोशल मीडिया पर चंद्रशेखर के खिलाफ लंबे वक्त से पोस्ट कर उत्पीड़न, धोखा देने जैसे आरोप लगा रही है। बता दें कि इंदौर की रहने वाली एक पीएचडी स्कॉलर डॉक्टर रोहिणी घावरी ने उन पर गंभीर मानसिक और भावनात्मक उत्पीड़न के आरोप लगाए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर रोहिणी ने अपनी आप बीती शेयर करते हुए लंबे चौड़े पोस्ट लिखे, जिसमें उन्होंने अपने और चंद्रशेखर के कथित निजी संबंधों और सार्वजनिक किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि चंद्रशेखर ने उन्हें प्रेम में बांधकर उनकी जवानी के कीमती समय बर्बाद कर दिए और जब शादी की बात आई तब उन्हें छोड़ दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किए गए कई पोस्ट में रोहिणी ने सांसद पर गंभीर निजी आरोप लगाए और खुद को विक्टिम बताया। रोहिणी ने लिखा, उसके लिए बहन बेटियों की इज्जत की कोई कीमत नहीं, भरोसे में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी, अब किसी भी पुरुष पर भरोसा नहीं कर पाऊंगी। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि उन्हें भावनात्मक रूप से इस्तेमाल कर छोड़ दिया गया। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और न ही पीड़िता ने अब तक कोई कानूनी शिकायत दर्ज कराई। इसके अलावा डॉक्टर रोहिणी घावरी ने आरोप लगाया है कि चंद्रशेखर ने अपनी शादीशुदा होने की बात उनसे छुपाई थी। अगर उन्हें पहले ये बात पता चल जाती कि वो इस रिश्ते में कभी नहीं आती। रोहिणी ने ये भी दावा किया कि वो चंद्रशेखर ने कई और लड़कियों को भी इसी तरह धोखा दिया है और उनके जज्बातों से खिलवाड़ किया। ये मामला सिर्फ एक निजी धोखा नहीं बल्कि एक सामाजिक नेता की दोहरी छवि को उजागर करता है। उन्होंने कहा कि अगर उनकी सच्चाई पहले सामने आ जाती तो और भी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद होने से बच जाती। हालांकि चंद्रशेखर के समर्थकों ने चंद्रशेखर पर लगे आरोपों को बिल्कुल गलत बताया और कहा कि चंद्रशेखर की लोकप्रियता किसी को हजम नहीं हो रही और चंद्रशेखर आने वाले समय में मुख्यमंत्री और फिर पीएम बनेंगे। साथ ही बीजेपी आरएसएस हमारे नेता के खिलाफ साजिश रच रही है। विरोधी पार्टियां हैं जो भाई को जो है ना प्रधानमंत्री देखना नहीं चाहती और वो रुक नहीं पाएगा। जल्दी मुख्यमंत्री फिर प्रधानमंत्री भारत का बनेगा। तो एक आधी पार्टी का नाम लो, क्या फायदा होगा? इस पे सारा सबका ही है, खास करके आरएसएस बीजेपी तो है ही, लेकिन इसमें अन्य पार्टी और भी है। आप भी समझदार है, आप पत्रकारिता करते हैं कि जो नेता उभरता है तो उसके पीछे ऐसा होता है। अरे भी तो और भी होंगे, पता नहीं कितने आरोप लगेंगे, पर भाई किसी आरोप से किसी चीज पीछे हटने वाला नहीं है। ना वो रुकेगा, ना झुकेगा, ना बिकेगा, ना घबराएगा, ना डरेगा। वो अपने मिशन को थमने नहीं देगा,
क्योंकि वो सर्वे समाज की लड़ाई लड़ रहा है, पूरे बहुजनों की लड़ाई लड़ रहा है विकास भाई, किसान की लड़ाई लड़ रहा है, मुस्लिम की लड़ाई लड़ रहा है, एससी की लड़ाई लड़ रहा है, ओबीसी की लड़ाई लड़ रहा है, जेएनयू की लड़ाई लड़ रहा है, चंद्रशेखर भाई हर समाज की लड़ाई लड़ रहा है। इन नेताओं ने ये देखा कि ये आदमी कब्जे में आने वाला नहीं है। इस पूरे मामले पर अब तक सांसद चंद्रशेखर आजाद की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। वहीं भीम आर्मी ने इस आरोप को सिरे से खारिज करते हुए इसे बीजेपी की राजनीतिक साजिश करार दिया। तो सीधे चलते हैं डॉक्टर रोहिणी घावरी के पास। डॉक्टर रोहिणी घावरी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जो आप टीवी 9 से जुड़ी। मैं आपसे सवाल पूछूंगा। मैं देख रहा था आपका एक्स पोस्ट, आपने आज भी 2 पोस्ट किए हैं। एक बताया है वो चंडीगढ़ में ऐश कर रहे हैं और उनको ये घमंड है कि बीजेपी उनके खिलाफ मतलब उनको गिरफ्तार नहीं करेगी, और दूसरा आपने करीबन 5 घंटे पहले एक ट्वीट किया है जिसमें वही आपने आरोप लगाए हैं, कोई एक चैट का किया है कि जल्दी बात करो, फोकस करो काम पे, और कई मिस कॉल आई, क्या हुआ, ये किसकी मिस कॉल है अगर आप बताना चाहें। मैं आपसे पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, आप जितना बोलना चाहती हैं वो बोलिए, और जहां पे आपको लगता है कि ये निजी सवाल है आप उन सवालों को छोड़ सकती हैं, लेकिन आप जो बोले वो तथ्यात्मक अपनी तरफ से सच बोलिएगा। जी, शुरुआत अभी से करते हैं, फिर 4 जून तक पहुंचेंगे। जी जी सर, जिस तरह से आपने अभी रिपोर्ट बताया कि आपने मेरी जर्नी को भी बताया, किसी भी इंसान की पर्सनैलिटी को जज करने के लिए उसके पूरी पास्ट सक्सेस, फॉल और जो भी उसने किया उससे अंदाजा लगाया जाता है कि उसका व्यक्तित्व क्या है। मुझे मध्य प्रदेश सरकार की स्कॉलरशिप मिली पीएचडी के लिए। मेरी मम्मी सफाई कर्मी है। मैं एक गरीब परिवार से निकलकर स्विट्जरलैंड तक आई, पूरी जिंदगी के इस संघर्ष को जीते हुए यहाँ तक आई। अगर मैं आज कोई बात करती हूँ या कुछ लिखती हूँ तो उसमें झूठ और लालच कैसे समाज को दिख रहा है, मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है। क्या आपको लगता है कि जो लड़की यूनाइटेड नेशंस में इतने बड़े डिप्लोमेट्स और सभी के बीच में रहकर अपनी कंट्री की आवाज उठाती है, वो पैसों में बिक जाएगी? वो पैसों के लिए अपने आत्मसम्मान को, अपने जीवन के स्वाभिमान को, अपने माता पिता की इज्जत को, अपने परिवार की इज्जत को लांछन लगाएगी? ये लड़ाई आत्मसम्मान की है, ये लड़ाई सवाल जवाब की है, ये लड़ाई महिलाओं की है। काफी दिनों से बहुत सारी चीजें बर्दाश्त करती आ रही थी, सोच रही थी कि चुप रहूं, लेकिन चुप रहते रहते अब ये चीजें इतनी ज्यादा मुझे ट्रिगर कर चुकी है। जब मैंने सब कुछ अपनी जिंदगी में खुद से झेला, मैं 8 घंटे की नौकरी करती हूँ, मेहनत से पैसा कमाती हूँ, अपने परिवार की मदद करती हूँ, अपने परिवार के बच्चे, अपने भाई बहनों की एजुकेशन में हेल्प करती हूँ, तो मैं किसी भी तरह के झूठे एलिगेशन को क्यों झेलूंगी? अगर मैं गरीब परिवार में या इंडिया में रहती या मैं किसी की चमक पर निछावर होकर कुछ करती तो शायद सवाल उठाए जा सकते हैं। अगर आप चमक की बराबरी को देखेंगे तो मेरी चमक भी उनसे कम नहीं है। हाँ, एक सांसद नहीं, बनने से अगर कोई चमक बढ़ती आपका है और अपना, एक देखिए देश मैं की ये आम महिला मानता की हूँ, चमक नहीं है। रोहिणी जी सुनिए, मैं ये मानता जी हूँ हर व्यक्ति का अपना अपना काम है करने का। आप अपनी फील्ड में काम कर रहे हैं, वो जिनकी आप नाम नहीं ले रही हैं वो अपनी फील्ड में आगे बढ़े हैं। बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं, लगातार ये आपने 10 तारीख को भी पोस्ट किया, क्या ये आपको लगातार जो मिस कॉल का आपने अपने सोशल मीडिया पे डाला है वो क्या चंद्रशेखर के ही नंबर से आ रही है आपको कॉल? तो सर मैं झूठ क्यों बोलूंगी? नहीं, झूठा या फेक मैं झूठ स्क्रीनशॉट मेरे मैं जैसी एक मैंने डिप्लोमेट आपको क्या लड़की बोला? जो इंटेलेक्चुअल लड़की रोणी, है वो ये कैसे आप में शेयर बड़ा करेगी? करेज है, बड़ा करेज दिखाया जी आपने कि आप सामने आई हैं, बोल रही हैं। मैं जी इसको अप्रिशिएट, मैंने मगर यही कहा कि जो भी बोले तथ्यात्मक। तो मैं बस पूछना चाह रहा था, आपने अपने पोस्ट पे लगाए हैं वो स्क्रीनशॉट कि आपको लगातार अब मिस कॉल आ रहे हैं, तो क्या अब आप पर ये कैसा दबाव बनाया जा रहा है? जब से आपने 4 जून को पहला पोस्ट किया था, क्या उनकी तरफ से कोई ये आ रहा है कि बात करो, या किसी तरीके के समझौते की बात कही गई है? नहीं नहीं, ये मिस कॉल्स अभी के नहीं है, ये मिस कॉल्स रिलेशनशिप में जब तक रहे उसके हैं। मैं सबसे पहले तो समाज को ये दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि वो तो इस रिश्ते को ही झूठा साबित कर चुके हैं। उनकी पार्टी तो मानने के लिए ही तैयार नहीं कि कौन रोहिणी घावरी, जो रोहिणी घावरी 2021 से लेके 2024 में तक
पूरी पार्टी की हर एक जिम्मेदारी को महत्वपूर्ण तरीके से मैं हर एक आता उस फैसले, सवाल पे कि यहाँ तक कि मैंने आपके बारे में पता किया, सहारनपुर बिजनौर आसपास पता किया, लोगों से बात की, तो बोले आप तो रोड मैप तैयार करती थी। मैं आऊंगा बताइए, जिनकी पार्टी का सिंबल मैंने तय किया, जिनकी राजनीति में सांसद कहाँ से बनेंगे, नगीना सीट के समीकरण बनाने से लेकर नगीना सीट फाइनल करने से लेकर पूरे चुनाव की प्लानिंग से लेकर सब कुछ जब हम साथ कर रहे थे, गोली कांड हुआ, गोली लगी उनसे, उनकी मीटिंग्स हुई, एक एक चीज जब हम दोनों ने मुझे करी, तो फिर मुझे ये तो वो भी पार्टी ध्यान आ और रहा ये है, लोग कैसे मुझे तो नेगलेक्ट वो कर भी सकते ध्यान आ हैं? रहा है 2020 में जब वो दिल्ली के एक मंदिर में, रैदास मंदिर का मामला आया था, उसमें भी आप एक्टिव थी शायद, तब आप। 2020 का तो नहीं, 2021 से मैं उनके साथ हाँ, रहा 21 हूँ, में, लेकिन हाँ। मैं उनको जानती तो पहले से थी, लेकिन 2021 से हमारी बातचीत शुरू हुई थी। आपको क्या जी। लगता है, जैसा कि आपने लिखा और मैंने उसी में से सवाल पूछ रहा हूं, आपने कहा 2021 से आपने सबसे पहले आरोप उन पर अक्टूबर 2023 में लगाए, जब उन्होंने आपसे किनारा या पहचानने से इनकार किया। कुछ दिसंबर तो दिसंबर 2023। अच्छा, दिसंबर 2023 में आप और उनकी बातचीत खत्म हो गई। खत्म नहीं हुई, नेगलेक्ट कर दिया गया। सबसे पहले तो जब जीरो पे थे, जब योगी जी के खिलाफ इलेक्शन लड़े, उसकी तैयारी से लेकर हारे, डिमोटिवेट हुए, मैंने अपनी पार्ट टाइम नौकरी छोड़ दी, उनको मजबूती देने के लिए, उनका सपोर्ट करने के लिए, उनका साथ देने के लिए, कि कैसे अब हम वापस से रिबिल्ड करें एक इमेज को, क्योंकि वो उस टाइम पे बहुत हताश निराश हो जाते हैं। देखिए, लड़की के ऊपर आरोप लगाना आसान है, लेकिन लड़की के समर्पण को देखना पड़ेगा समाज को, और अगर लड़की बोल रही है तो सुनना पड़ेगा समाज को। ये एक अगर नेता, एक व्यक्ति अगर किसी रिश्ते में रहते हैं और उसकी चमक बढ़ती है तो लोग बोलते हैं ब्लैकमेल कर रही है। कोई लड़की ब्लैकमेल क्यों करेगी? मैं कोई गांव में रहती हूँ क्या? मैं स्विट्जरलैंड में रहती हूँ क्या? ब्लैकमेलिंग करने का काम है मेरा? अगर मैं आज कोई बात कर रही हूँ तथ्यों के साथ, तो मेरी बात सुननी पड़ेगी, और अगर मेरी बात में अगर एक भी झूठ है तो चंद्रशेखर लगा दे मेरे ऊपर आरोप। क्या वो इतने कमजोर है? टाइमिंग पे सवाल उठाए हैं, अभी आपने देखी होगी हमारी जो रिपोर्ट थी, वो टाइमिंग पे सवाल उठा रहे हैं भीम आर्मी के जो कार्यकर्ता हैं, उस पे अगर आप कुछ कहना चाहें। किस प्रकार की टाइमिंग? वो कह रहे हैं कि अब वो उनका समय बढ़ रहा है, 27 के चुनाव आ रहे हैं, हम उनको मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, तो एक राजनीतिक साजिश के तहत उनके खिलाफ ये सारे काम किए जा रहे हैं। मुझे कोई 1000 करोड़ भी देगा ना, और तो भी मैं राजनीतिक साजिश किसी के साथ नहीं करूंगी। मैं बहुत स्वाभिमानी लड़की हूँ, 5 साल से मेहनत से पैसा कमाकर अपना परिवार और अपने घर को चला रही हूँ और अपना जीवन कर रही हूँ। तो मैंने पैसों से मुझे मैंने कोई नहीं अपने खरीद ओपनिंग सकता। कमेंट में, पहले रोहिणी, मैंने जब ट्वीट किए, आपके संघर्ष को बताया कि आप कहां से, आपकी मदर एक बीमा अस्पताल में काम करती थी और कहां से उठ के आप पीएचडी स्कॉलर पाती हैं, 1 करोड़ के ऊपर का पैकेज इस समय है। लेकिन मैं उस पे नहीं जा रहा हूं, शायद क्या ऐसी बात कहीं पे बची नहीं कि आपने उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की और चंद्रशेखर आए नहीं सामने। देखिए, ये तो दोहरे चरित्र की बात हो रही है ना। मैं समाज को ये बताना चाहती हूँ कि जिस व्यक्ति ने अपनी जिंदगी की कभी किसी महिला का सम्मान नहीं किया, जिसने अपने घर की महिला का सम्मान नहीं किया, वो समाज की, देश की या दलित समाज की महिला सम्मान की बात कैसे कर सकता है? ये कितना बड़ा मुखौटा है। इसीलिए मुझे हर एक बात लेकर आना पड़ी। एक ये सामाजिक बात के, ये व्यक्तिगत बात तो है, लेकिन एक सामाजिक चरित्र के ऊपर सवाल उठता है। आप मुखौटा पहन के राजनीति करके आप समाज को मूर्ख बनाते रहोगे और कोई व्यक्ति कुछ बोलेगा नहीं। आपने हजारों युवाओं के भविष्य बर्बाद कर दिए, कोई बोलेगा नहीं। क्यों नहीं बोलेंगे हम? बिल्कुल बोलेंगे रोनी, लेकिन एक छोटा सा सवाल है, बाकी सफाइयां आपके आरोपों पे सफाई कायदे से सांसद को देनी चाहिए, चंद्रशेखर को बोलना चाहिए कि वो क्या है क्या नहीं है, ये अलग बात है। लेकिन आप पढ़ी लिखी हैं, आपने खुद दावा किया, आप हर तरीके से समझदार हैं, आपने यूपी से लेके केंद्र तक की सियासत देखी, क्योंकि आपने कहा कि वो जब गोरखपुर में चुनाव लड़े थे 22 में, तो कितना डिमोरलाइज्ड हो गए थे आपने उनको। आप ये सब जानती थी, सब समझ रही थी, और आपको 23 में लगा जब कि ये नेग्लेक्ट कर रहे हैं, आपने वो कानूनी तरीका अपनाना क्यों नहीं सही समझा? और ये उस सिर्फ वक्त उनका अब आप चुनाव सिर पे आरोपों पे था। आ रही हैं। जी,
उनका चुनाव उस वक्त सिर पे था, सामाजिक दबाव बनाया गया। इन्होंने मुझसे मेरे आज आप मम्मी जिस पापा से समाज बात को, की कि मेरा सुनिए रोड़ी जी, सामाजिक जीवन। आज आप जिस समाज को, बहुजन समाज को सचेत करना चाह रही हैं, जिस बहुजन समाज को सचेत करना चाह रही हैं, अगर वो व्यक्ति उस समय, क्या आपको नहीं लग रहा था कि वो जीतेंगे? रोड मैप आपने ही तैयार किया था, मुझे तो मालूम पड़ा है। सारी बिजनौर चीजें के वही कुछ तो, लोगों को जब कहना है रोड कि मैप सीट से आपने, लेकर अभी सारी आपने खुद माना, चीजें। आपने नगीना सीट चुनी थी। हाँ, हाँ, मुस्लिम वोट्स कितने हैं, जाट वोट्स कितने हैं, जाटव वोट्स कितने हैं, एक एक समीकरण हम लोगों ने बनाए मिलकर। मैं उनको रात में पूरा का पूरा ग्राफ बनाकर हर एक चीज भेजती थी सुबह कि देखो हमें किस तरीके से काम करना है। प्रॉब्लम यही तो शुरू हुई दिसंबर में। मैं नहीं जानती ऐसा कौन सा जैकपॉट उनके हाथ लगा, उन्हें लगा अब तो मेरी जीत करीब है तो सबसे पहले इस लड़की को साइड करो। अब ऐसी वहीं से उनके विचार बने, तब मैंने उनके खिलाफ ट्वीट लिखा। उनका फिर तुरंत फोन आया कि देखो मैं गलती माफी मांगता हूँ इस चीज के लिए, और मैं कहता हूँ कि मेरा चुनाव है अभी, मुझे इस चीज के लिए मत करिए। क्योंकि फिर मुझे भी फील हुआ कि इस व्यक्ति के अगर करियर में कहीं ना कहीं अगर मैं बाधा बनी तो जिंदगी भर ये पूरा समाज भी मुझे कोसेगा और लोग भी मुझे कोसेंगे। तो मैं चुप हो गई 6 महीने के लिए। मैंने उनके पूरे चुनाव में कोई डिस्टर्ब नहीं किया। उस वक्त मेरी थीसिस का भी मुझ पर बोझ था, क्योंकि मेरी 2024 मई में गॉट योर मुझे डिग्री पॉइंट, मिली पीएचडी गॉट की। योर तो पॉइंट, फाइनल वेरी चीजें तो वैलिड मैं पॉइंट। लड़ना भी नहीं उस वक्त लेकिन चाहती थी। जब वो जीत गए, 4 जून 2024 को जीत गए, तो आपने पूरे 1 साल बाद 4 जून 2025 की वो तारीख चुनी सोशल मीडिया पे। क्योंकि वो मेरे जिंदगी का 4 जून नहीं 3 जून को मैंने ट्वीट किया था, क्योंकि तीन ठीक जून है, से हम रिश्ते में आए थे। तो उस वक्त मैं बहुत बैड फील कर रही थी कि ये मनहूस दिन कभी आता नहीं, मेरे सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन पर इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं आता, इतना बड़ा लांछन नहीं लगता। शायद मैं भी एक 31-32 साल की लड़की हूँ, अपना घर बसाती, शादी करती, इतनी मेहनत की थी। मेरे माँ बाप मुझे दुल्हन देखने का सपना देखते हैं दिन रात। मैं घर की बड़ी बेटी हूँ। मैं किन किन हालातों से लड़ रही हूँ आज इस एक रिश्ते की वजह से। मैं समाज में जब खड़ी होती हूँ तो लोग मुझे कहीं ना कहीं ये सवाल उठा ही देते हैं मुझ पे। तो ये लड़ाई इस चीज की है कि महिला की क्यों नहीं सुनी जाएगी। अगर गलती हुई है तो आप उसको बोलते हो कि वो बहुजनों का महापुरुष बनेगा और लड़की चरित्रहीन बनेगी। ये सवाल है। नहीं नहीं, ये सवाल कम से कम इस मंच से आपसे ना उठाया गया है, ना पूछा गया है। हर आदमी की व्यक्तिगत क्या है, स्वतंत्रता है, लेकिन मैं ये मानता हूं आप भी सार्वजनिक जगह पे काम कर रही हैं, जन पावर फाउंडेशन चला रही हैं, सार्वजनिक जीवन में है, और चंद्रशेखर इस समय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है लोकसभा के, और सम्मानित पद पे हैं सार्वजनिक जीवन में। मेरा पहला मानना है उनको इस पे बोलना चाहिए। कोई कार्यकर्ता कुछ भी कहता रहे, उनको बोलना चाहिए। लेकिन अब सवाल मेरा आपसे थोड़ा सा तीखा है, आपने पुलिस कंप्लेंट अभी तक क्यों नहीं की? पुलिस कंप्लेन क्यों नहीं की, यही पूछ रहे हैं आप? हाँ, क्योंकि अभी आप लगातार लिख रही है ना कि अब मैं इनको छोड़ूंगी हाँ, नहीं, इनके एक एक इन्होंने जिन जिन हर लड़की को न्याय दिलाऊंगी। तो न्याय की व्यवस्था यहां से लेके, अगर आप स्विट्जरलैंड में बैठी है, सब जगह डेमोक्रेसी में लॉ के हिसाब से ही होगा, तो कहीं तो कुछ तो बिल्कुल होगा। बिल्कुल तो अभी बिल्कुल। तो मैंने आपने क्यों नहीं किया? कंप्लेन रजिस्टर करने के लिए डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लिए हैं। प्रॉपर तरीके से मेरी लॉयर्स लीगल सेल बनाई गई, उन लोगों से बात भी हुई है। कंप्लेन रजिस्टर दिल्ली में होगी, दिल्ली में वहां पर बात करके उस पर एफआईआर रजिस्टर करेंगे। उसकी वजह भी ये है कि मैं चाहे समाज को कितना ही चीख चीख के चिल्ला चिल्ला कर सच्चाई बताऊं और व्यक्तित्व बताऊं, लोग नहीं सुनेंगे मेरी। तो कानूनी मदद लेनी पड़ेगी और कानून के सामने बात। अगर मेरी बातों में झूठ है तो बोले ना चंद्रशेखर आकर कि लड़की झूठ बोल रही है, या समाज का कोई व्यक्ति आकर बोल दे, उनकी पार्टी का कोई व्यक्ति बोल दे। मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है। मैं एक सीधे माँ बाप की बेटी हूँ। मैंने जिंदगी में कोई छल कपट और धोखेबाजी की नहीं है। तो मैं जो बोलती हूँ सच बोलती हूँ, और यही बात मैं जज के सामने बोलूंगी। इसमें कितना टाइम लगेगा? इसमें आपको कितना टाइम लगता है लगेगा? आपकी जो लीगल टीम काम कर रही है, मैं इन्फोर्स नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं समझना चाहता हूं। देखिए इस वीक में प्रोसेस हो जाएगी, इस वीक में आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि मैंने हमने ये महिला सवाल आयोग को, आपकी बात से आगे बढ़ाकर स्पीकर को। पूछा है, आपकी जी बात जी से जी। बढ़ाकर ही पूछा है, क्योंकि आपने आज जो ट्वीट किए, मतलब एक्सपोज पे लिखा है, उसमें आपने लिखा है कि अभी तो 1% खुलासा हुआ है, जब मैं मुंह खोलूंगी तो आप कहीं के नहीं रहेंगे, यही आपने लिखा है। तो
अब आप एक दूसरे तरीके से चंद्रशेखर पर अटैक करना चाह रही हैं। अब इसमें आती है सियासत। सुनिए अब मेरी बात। आपने कई एक फोटो डाले जो इस जून में 3 जून 4 जून, तो उसमें नोटों से भरा एक बैग डाला है फोटो। ये बड़ा आरोप है। आप एक राजनीतिक पार्टी पर एक सांसद को रिश्वत देने का आरोप लगा रही हैं। ये सांसद नहीं बने तो उसके पहले के नोटों के बैग है। मैंने तारीख तो लिखी नहीं है। हाँ, आरोप आज लगा मैं रही हूँ, वही मैं पूछ सच्चाई रहा अब हूं, बता रही हूँ, और उस वक्त मैं भी वही बहुत बड़ा पूछ रहा हूं। विवाद हुआ था। हाँ हाँ। वो नोट, आपको ये यकीन है कि ये नोटों की गड्डी का बैग वही है जो आपने फोटो डाली है? हाँ 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 हाँ, बिल्कुल। मैंने अपनी बात, और इस बात पर बहुत विवाद हुआ, उनकी पार्टी के लोगों से भी विवाद हुआ। उन सबको मैंने कहा कि तुम दलाली कर रहे हो आंदोलन के नाम पे, शर्म आ रही है तुम लोगों को। लेकिन उस वक्त किसी ने मेरी आवाज को सुना नहीं, क्योंकि सब डर गए। मैंने चंद्रशेखर से उसके उसके ऊपर मैं वो स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगी कितनी बुरी तरह विवाद हुआ था उनसे मेरा, कि तुम समाज को मुखौटा पहन के झूठ बता रहे हो। जब तुम्हें पैसों का लालच होना ही नहीं चाहिए, जब तुम राजनीति कर रहे हो और दलित दलित राजनीति की बात कर रहे हो, समाज अपने इमोशंस आपके साथ किस तरीके से जोड़ चुकी है। और यही तो मेरे तीखी सवाल और तीखी लड़ाई मेरी चुभने लगी थी, क्योंकि मैं दलाली, पैसों के, इस तरह की अय्याशी के, इन सब के खिलाफ थी। मैं बाबा साहब अंबेडकर और काशीराम साहब के उस महत्वपूर्ण रोल को, उस आंदोलन की गरिमा को समझती हूँ। हमारे आंदोलन में लालच की कोई जगह नहीं है। खून बेच के, अपनी सारी जिंदगी बेच के इस आंदोलन को चलाना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति फॉर्च्यूनर के काफिलों के लिए, राजनीतिक सत्ता के लिए, पार्टी के लिए, जल्दी बनने के लिए अगर किसी तरह मुझे का गलत रास्ता अपनाएगा तो विरोध होगा। मैं थोड़ा ये समझना चाह रहा था कि आप जिस तरीके के आरोप लगाती जा रही हैं, अगर वो पैसे ले रहे थे तो ये तो अपने आप में भ्रष्टाचार का आरोप था। आपको सीधे पुलिस कंप्लेंट तब कर देनी चाहिए थी। चलिए, आपके निजी मामले में मैं नहीं पूछता, ये आपका अधिकार है, आप कब करेंगे, लेकिन ये इस मामले में तो आप कर सकती थी ना शिकायत। उस वक्त सिर पे सांसद का चुनाव था, अप्रैल की बात है, जब मुझे ये रिपोर्ट मिली, पता चला। उस वक्त के मैं डेट के साथ स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगी, क्योंकि हर एक चीज का मुझे प्रूफ देना पड़ेगा। जो मैं बोल रही हूँ उसका प्रूफ होना चाहिए। कैसे मैं उस तरीके से इन सब चीजों को करती। उसके बाद मैंने इनकी पार्टी के लोगों को ये फील कराया कि ये सब चीज गलत हो रही है, तो मुझे रास्ते से हटा दिया गया, क्योंकि जो भी सही देखेगा, विरोध करेगा, उसको पार्टी से अलग हटा दिया जाता है। मुझसे पहले भी कई लोग पार्टी को छोड़ के गए हैं, हकीकत देख देख के। कई ईमानदार लोगों ने इस पार्टी को छोड़ा है 2020 के बाद। अगर आप रिपोर्ट देखेंगे तो क्यों छोड़ रहे हैं? क्योंकि लोग अंबेडकर आंदोलन के लिए, दलित राजनीति के लिए, दलित मूवमेंट के लिए जुड़ते हैं। और अगर गलत होगा, बस ये है कि उन लोगों को दबा दिया जाता है। मैं बोलती हूँ, मेरा क्या बिगाड़ लोगे? मार ही तो सकते हो, मार दो। उसके नहीं, अलावा मैंने कैसे? गलत नहीं किया लाइफ में, तो मुझे कैसे दबाओगे? लेकिन रोहिणी जी, अब आप पर एक और आरोप लग रहा है। आप कह रही हैं कि पैसा बीजेपी भेज रही थी। अब उनकी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि अब बीजेपी आपको टूल किट बनाकर चंद्रशेखर के खिलाफ खड़ा कर रही है। कहा यह भी जा रहा है कि मैं तो बहुजन प्रूफ समाज दे रही पार्टी, हूँ। आकाश आनंद भी आपको इंस्टिगेट कर रहे हैं। मैं तो प्रूफ दे रही हूँ। तुम में एक में भी अगर हिम्मत है तो प्रूफ दे के बता दो। एक भी चीज कहीं से तो कुछ मिलेगा। सच छुपता नहीं है। कहीं से तो सच मिलेगा। आज नहीं मिलेगा, कल मिलेगा, कल नहीं मिलेगा, परसों मिलेगा। अभी भी अपनी जॉब का ब्रेक लेकर यहाँ पर इंटरव्यू गार्डन में बैठ के दे रही हूँ। मेहनत करती हूँ, मेहनत की रोटी खाती हूँ। दलाली के पैसों से कभी रोटी नहीं खाई है, तो क्यों डरूंगी मैं? और मेरा फोन चेक करा लो, मैं कोर्ट में अपना फोन दे दूंगी। किसी बीजेपी लीडर या बसपा के लीडर से या किसी भी तरह के किसी लीडर से अगर आज तक बात की हो तो। टेक्नोलॉजी का जमाना है, कितना कोई झूठ बोलेगा। तो ये तो तय हो गया डॉक्टर रोहिणी, अब आप चंद्रशेखर को तो माफ करने वाली नहीं है। अब आप उनको जो ये आपने आरोप अभी लगाए हैं, आप इसको लीगलाइज करके इन पर केस करेंगी और जो न्याय पाना होगा वो पाएंगी। इसमें सियासत कहीं नहीं देख रही है। समाज को बचाने के लिए करना जरूरी है। समाज को बचाने के लिए जो समाज आज मुझे अपना दुश्मन समझ रहा है, कल यही समाज मुझ पे गर्व करेगा। आने वाली पीढ़ियों को बचाने के लिए जरूरी है, और उस व्यक्ति को भी ये सबक सिखाने के लिए जरूरी है। कई बार अगर अपना गलती करता है तो उसको रोका जाता है कि तुम गलत हो। ठीक है,
ये आप, मैंने कहा ना, क्योंकि आपने जो आरोप लगाए हैं, किसी नेता पे भ्रष्टाचार के भी आरोप लगते हैं, लेकिन जिन आरोपों को आपने लगाया मैं उन पे जा ही नहीं रहा हूं, क्योंकि वो निजी जिंदगी से जुड़े हैं, वो आपकी निजी जिंदगी के फैसले थे। अब आपको लगता है कि आपको धोखा मिला है, तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो आप शिकायत करेंगे। लेकिन क्या रोहिणी को जल्दी ही 2027 के चुनाव में देख सकती है जनता यूपी की? बिल्कुल भी रहने नहीं वाली देख आप सकती है। इंदौर की हैं। 2027 क्या 2030 में भी नहीं देखेगी। राजनीति में करना ही नहीं चाहती हूँ। अगर राजनीति करनी होती तो अभी 3 महीने के लिए इंडिया आई थी, किसी पॉलिटिकल पार्टी से बात करती। हमारे जो मूवमेंट है, दलित समाज का उत्थान राजनीति से अभी नहीं हो सकता है, क्योंकि दबाव की राजनीति है। अगर करनी होती तो क्या नेताओं की कमी है? हम हमारे बच्चों की शिक्षा पे काम करना चाहते हैं, समाज के सम्मान के लिए काम करना चाहते हैं, और वो एक सामाजिक आंदोलन से होगा। वही तो जन पावर का मतलब यही तो है कि हम लोगों को जोड़ के एक परिवर्तन की पहल करके मैं दिखाना वही, चाहते हैं कि हमें देखिए ना, किसी मसीहा, कोई किसी भी नेता के हाथ परिवर्तन, नहीं जोड़ना। यही तो वो भी 2020 से चला रहे थे कि बहुजन समाज को जोड़ना है, बहुजन समाज पार्टी से लोग टूट रहे हैं, वो बहुजन हितों का ख्याल नहीं रख रही। यही सारी चंद्रशेखर की थ्योरी और थीसिस थी। लेकिन आज क्या हुआ? आज उन्हीं में से कुछ लोग टूट के जा चुके हैं और कुछ आप जैसे लोग अब बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं। तो उस समाज को कब तक ठगा जाएगा कि बस यही दूसरी तो जो सवाल है, पार्टियां हैं, इसीलिए तो सुनिए अपने ना, आप को मेरा सवाल निछावर सुनिए, कर रही हूँ। मैं सवाल सुनिए। आप कह रही हैं कि मैं बहुजन समाज को आगे बढ़ाना चाह रही हूं कि उनके बच्चे पढ़े। चंद्रशेखर भी तो यही कह रहे हैं कि पढ़ाई हो, लिखाई हो और दवाई मिले, नौकरी मिले। आप भी उसको एक्सटेंडेड पार्ट में कह रही हैं। तो फिर आना तो राजनीति में है ना, और ये तो उसका वक्त सबसे सही बताएगा जरिया ना। राजनीति है। तो आइए राजनीति में। नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि इसका जरिया राजनीति है। जितना मैंने अच्छा, आप राजनीतिक बताइए, दबाव नेताओं के लोकतांत्रिक ऊपर, देश दलित और नेताओं के खास ऊपर तौर देखा से है। हिंदुस्तान में और क्या तरीका है जो आप लोगों को, उन लोगों का स्तर बदल सकती हैं उस बहुजन समाज का, जिस बड़े समाज की आप बात कर रही हैं? क्यों सोशल एक्टिविस्ट बनकर एक सामाजिकता से का आंदोलन कर कर नहीं चल सकता? क्या फाउंडेशन के बेसिस पे काम नहीं हो सकता? क्या एनजीओ के माध्यम से लाखों लोगों का परिवर्तन नहीं हो सकता? क्या सिर्फ ताकत से ही परिवर्तन होता है? मैं अगर हो नाम रहा गिना था तो देता फिर हूं, आजादी के उदित 75 साल राज, बाद तक क्यों मैं नहीं नाम हुआ? गिना देता हूं, उदित राज, मायावती जी ने नौकरी, आईएएस की तैयारी छोड़ी, उदित राज जी ने आईआरएस की नौकरी छोड़ के कमिश्नर थे, बौद्ध धर्म ज्वाइन किया। कई नेता ऐसे हैं। आप भी उसी समाज से आ रही हैं और पढ़ी लिखी हैं, लेकिन आखिरी में आना राजनीति में ही पड़ता है। तो फिर यह आरोप सिर्फ इसलिए कि 2027 है, मैं दोबारा यह सवाल पूछ रहा हूं, जो लगाया जा रहा है अब चंद्रशेखर की पार्टी से खास तौर से, और आप इतना बहुत पश्चिम उत्तर प्रदेश को आपने खास तौर से घूमा था चंद्रशेखर के साथ चुनावी समय। आपको क्या लगता है कि मौजूदा सरकार दलितों का ख्याल नहीं रख रही है? 27 में सरकार को आप बदलती देखना चाह रही हैं, क्योंकि आप तो समाज से जुड़ी हैं। उनके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, जितने लीडर्स के आपने नाम लिए हैं, उन्होंने इंडिविजुअल सक्सेस पे काम किया है, सोशल सक्सेस और सोशल इम्पैक्ट के ऊपर काम नहीं किया। अगर करते तो शायद समाज की दुर्दशा ये नहीं होती। दलित राजनीति का जो ये पतन हो रहा है, वो इंडिविजुअल सक्सेस की वजह से हो रहा है। हर कोई अपने लालच की, अपने आप को आगे बढ़ाने की बात करता है, सार्वजनिक सामाजिक जीवन में समाज को आगे बढ़ाने की बात नहीं कर रहा है। और जब तक नहीं करेगा, समाज का उत्थान नहीं होगा। फिर वही बात आ बसपा गई को ना, कमजोर फिर अगर वो किया क्या गया है, तरीका तो एक है? नई पार्टी बनाकर। डॉक्टर रोहिणी, मैं वही समझना चाह रहा हूं, तरीका क्या है? राजनीति में आना पड़ेगा। और जो व्यक्ति बढ़ा, पहले आपने कहा अप्रैल में चुनाव है इसलिए मैंने भ्रष्टाचार वाली बात की शिकायत नहीं की, अपनी निजी जिंदगी की भी शिकायत क्यों नहीं की? क्योंकि उन्होंने कहा था मेरा चुनाव है, शांत हो जाओ। नेता तो आप ही लोगों ने बनाया ना, समाज ने, और आप उसमें शामिल थी। वही तो बहुत बड़ी गलती हुई। शायद उस वक्त अगर खड़ी हो गई होती, लेकिन ये पूरा समाज जो मुझ पे वाल्मीकि और जाटव एकता तोड़ने का आरोप लगा रहा था, जय श्री राम की स्पीच के बाद से मुझे ब्राह्मणवादी बना रहा था, मैं कितने सवालों का जवाब देती। उस वक्त इन लोगों ने मुझे मनुवादी घोषित कर दिया था, ब्राह्मणवादी घोषित कर दिया था जय श्री राम बोलने के बाद से। तो मैं चाहे जितना सच बोलती, उस वक्त मेरी सुनी नहीं जाती।
उस वक्त मेरे ऊपर अपनी पीएचडी की थीसिस को भी सबमिट करने का प्रेशर था। मैं कितना अब प्रेशर तो आप झेलती। डॉक्टर रोहिणी घावरी हो गई हैं। अब तो आप पास टाइम है, आपकी टीम काम कर रही है। आप ठीक है, अगर आपने ये रास्ता चुना है कि आप नौकरी करने के साथ एक फाउंडेशन चलाकर अपने समाज को आगे बढ़ाना चाहती हैं, आपको बहुत बहुत मुबारक। और साथ ही धन्यवाद कि आपने बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी और खुल के आपने जो आरोप लगाए उस पर ये दावा किया कि कोर्ट में अपना मोबाइल तक देंगी और जो भी आरोप लगे उनके सबूत देंगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।